नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के बारे में सुल्ताना रज़िया और उसके पतन के कारणों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली की सत्ता को सुदृढ़ बनाना और भारत के बीचों बीच एक स्थापित किए गए तुर्की राज्य की नींव को मजबूत बनाने के प्रयासों, उनकी सफलताएं और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम सुल्ताना रज़िया, जिन्होंने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी के बीच दिल्ली पर शासन किया। रज़िया इल्तुतमिश की एक योग्य पुत्री थी। इतिहासकार मिन्हाज ये कहते हैं कि वह एक महान शासक, बुद्धिमता पूर्ण, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा की शुभचिंतक और सैनिक गुण संपन्न तथा वे सभी श्लाघनीय गुण उसमें विद्यमान थे जो एक शासक में होने आवश्यक होते हैं। परंतु सिवाय नारीत्व ही उसका सबसे बड़ा दोष सिद्ध हुआ, जिसकी वजह से उस समय के तुर्क अधिकारियों और अमीरों ने उसके शासन को स्वीकार नहीं किया और उसके खिलाफ एक संगठित विद्रोह खड़ा कर उसे राजगद्दी से अपदस्थ कर दिया। सुल्ताना रज़िया से पहले इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज कुछ समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चूँकि हम जानते हैं इस्लामी कानून में उत्तराधिकार के नियमों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, और इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र और प्रतिभावान पुत्र नासिरुद्दीन उसके जीवन काल में ही मर गया था और उससे छोटा पुत्र रुकनुद्दीन अत्यधिक आलसी और विलासी और अन्य पुत्र अवयस्क थे। अतः उन्होंने अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। रज़िया की योग्यता को वह परख चुके थे और उसकी अनुपस्थिति में रज़िया ने कई बार दिल्ली का शासन चलाकर अपनी योग्यता प्रदर्शित भी कर दी थी। परंतु इल्तुतमिश के सामने तो तुर्क सरदारों ने रज़िया को सुल्तान बनाना स्वीकार किया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद एक स्त्री को अपनी सुल्ताना बनाना उन्होंने पसंद नहीं किया और उन्होंने इल्तुतमिश के जीवित सबसे बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया। रुकनुद्दीन प्रशासन को संभालने के स्थान पर भोग विलास में डूब गया और संपूर्ण शासन व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। शासन की बागडोर रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कन के हाथ में चली गई। शाह तुर्कन भी पहले एक दासी थी और इल्तुतमिश की बेगम बनने के बाद वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी और क्रूर बन गई। उसने शासन सत्ता हाथ में आने के बाद उसने उन सभी अमीरों से प्रतिशोध लेना शुरू किया जिन्होंने युवा अवस्था में उसका अपमान एवं तिरस्कार किया था। मिन्हाज का ये मानना है, शाह तुर्कन ने इल्तुतमिश की अन्य बेगमों से भी प्रतिशोध लिया, कई अमीरों का वध करवा दिया और इल्तुतमिश के युवा पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर मार डाला।
उसके अत्याचारों के परिणाम स्वरूप समूचे राज्य में असंतोष और विद्रोह फैल गया। मुल्तान, बदायूं, झांसी, लाहौर आदि के सूबेदारों ने संगठित होकर विद्रोह किया। रुकनुद्दीन विद्रोहियों का दमन करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ, परंतु उसका वजीर उसका साथ छोड़ गया, जिससे रुकनुद्दीन घबरा गया और पुनः दिल्ली की ओर वापस लौट गया। परंतु उसकी अनुपस्थिति में दिल्ली की स्थिति भी अब बदल चुकी थी। शुक्रवार की नमाज के समय रजिया जनता के सम्मुख उपस्थित हुई और उसे स्वर्गीय सुल्तान की अंतिम इच्छा और शाह तुर्कन के अत्याचारों की याद दिलाते हुए सहयोग की अपील की, जिसका परिणाम प्रभावशाली निकला। न केवल जनता ने बल्कि बहुत से युवा तुर्क अधिकारियों ने भी रजिया का साथ दिया। शाह तुर्कन को बंदी बना के कारागार में डाल दिया गया और दिल्ली पहुंचते ही रुकनुद्दीन को भी बंदी बना लिया गया और रजिया को दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान मनोनीत किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। ये एक प्रकार का पहला निर्वाचन था जहां रजिया ने अपनी दावेदारी को तुर्क अमीरों और अधिकारियों के सामने पेश किया और लोगों ने उसकी दावेदारी को स्वीकार कर उसे सुल्तान मानना स्वीकार किया। मध्यकालीन युग में और मुस्लिम समाज जैसे कट्टरपंथी समाज में इस प्रकार की यह प्रक्रिया एक क्रांतिकारी प्रक्रिया निसंदेह कही जा सकती है। रजिया चूंकि एक योग्य थी और उसके पिता इल्तुतमिश की भी उसकी इच्छा थी कि वह गद्दी पर बैठे, परंतु उसका स्त्री होना उसका सबसे बड़ा दोष साबित हुआ। प्रारंभ में तो शाह तुर्कन के अत्याचारों और रुकनुद्दीन की अक्षमता की वजह से तुर्क अमीरों ने उसको शासक बनाना स्वीकार किया, परंतु धीरे धीरे जब रजिया ने शासन संस्था संभालना शुरू किया और उसने योग्य अतुर्क अधिकारियों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करना शुरू किया, तब तुर्क अधिकारियों और चालीसा के सदस्यों में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया और उनका पुरुष होने का दंभ उनके सामने आने लगा। कुछ समय उपरांत तुर्क सरदारों के अहम ने एक स्त्री के आगे सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया जब उन्होंने खुले तौर पर दरबार में आना और एक सुल्तान की तरह से शासन करना शुरू किया। इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बाद रजिया ने अपने विरोधी अमीरों, जिनमें बदायूं, मुल्तान, झांसी और लाहौर के सूबेदार जो दिल्ली के समीप ही अपना शिविर लगा चुके थे, उन सब पर रजिया ने आक्रमण किया और राजधानी के बाहर निकलकर शत्रु से मुकाबला करने का निश्चय किया। इन प्रारंभिक धावों से जब अपेक्षाकृत सफलता न मिली, रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया। उसे सूबेदारों की पारस्परिक फूट और महत्वाकांक्षाओं की जानकारी थी, अतः सर्वप्रथम उसने बदायूं के सूबेदार मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सलारी और मुल्तान के सूबेदार इजुद्दीन कबीर खां अय्याज को अपनी तरफ मिलाने का प्रलोभन दिया और विद्रोही शिविर में यह प्रचार करवाया कि बहुत से शक्तिशाली अमीर रजिया के पक्ष में हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से विद्रोही सैनिक शिविर छोड़कर भागने लगे। उसी समय रजिया ने विद्रोहियों पर जोरदार आक्रमण किया और भागते हुए सैनिकों का पीछा कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। झांसी का सूबेदार मलिक सैफुद्दीन कूची बंदी बना लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी भी मारा गया और वजीर जुनैदी सिरमौर की तरफ भाग गया। इस प्रकार प्रारंभिक तुर्क अमीरों के उस विद्रोह को कुचल दिया गया। अमीरों और ताज के मध्य लड़े गए इस संघर्ष में
रजिया ने अपनी संगठित शक्ति को परास्त करके अपने चयन के औचित्य को सिद्ध कर दिया। इससे सत्ता में उसकी धाक जम गई और सर्वसाधारण में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। तदुपरांत रजिया ने प्रशासनिक पदों पर नवीन नियुक्तियां करने का निश्चय किया। उसका मुख्य ध्येय शासन व्यवस्था को तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार से मुक्त कराना और उनकी शक्ति को नियंत्रित करना था। इस दृष्टि से उसने गैर तुर्क अधिकारियों और अमीरों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू किया, जिसके अनुसार ख्वाजा मुजाबुद्दीन को वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का अध्यक्ष, मलिक इजुद्दीन कबीर खां अय्याज को लाहौर का सूबेदार, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को बठिंडा का सूबेदार और एतगिन को अमीर हाजिब और जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया। कुछ दिनों बाद सेनाध्यक्ष की मृत्यु हो गई और इसके स्थान पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर का नियुक्त किया गया। रजिया के समय की जो प्रमुख घटनाएं हुई, उन घटनाओं में करमत और मुजाहिदों का विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह था। रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद सिंध, गुजरात और दिल्ली और गंगा यमुना के दोआब में बसे इन करमत और मुजाहिदों संप्रदाय के अनुयायियों ने विद्रोह किया। उन्होंने अपने नेता की प्रेरणा से उन लोगों ने दिल्ली के सिंहासन को इस्लाम के कट्टरपंथियों से छीनने का निश्चय किया। 1237 ईस्वी में करमाती लोगों ने शस्त्रों से लैस होकर दो अलग अलग दिशाओं से दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण किया। उनका विश्वास था कि सुल्ताना रजिया भी वहां होगी। करमातियों ने मस्जिद में उपस्थित मुसलमानों को मौत के घाट उतारा, जिससे भारी कोलाहल मचा। रजिया ने तत्काल सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। सैकड़ों करमातियों को मौत के घाट उतारा गया और बाकी बचे करमातियों को सख्त सजा दी गई। मिनहाज लिखता है कि ईश्वर की कृपा से उसे यश मिला। इससे भी रजिया की स्थिति और अधिक मजबूत हुई। उसी समय जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और रुकनुद्दीन की आक्रामकता से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर चौहान राजपूतों ने रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया। तुर्क सेना दुर्ग में गिर गई थी। सुल्ताना ने रणथंभौर में फंसी सेना के लिए सहायता भेजी और उस अवस्था में तुर्कों ने रणथंभौर दुर्ग को खाली कर दिया और चौहानों ने उस पर अधिकार जमा लिया। रजिया की इस कार्यवाही से बहुत से अमीर असंतुष्ट हुए। इसी प्रकार ग्वालियर, जिस पर इल्तुतमिश का अधिकार था, और ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जियाउद्दीन, जो कि वजीर जुनैदी का रिश्तेदार था, उसने भी विद्रोह कर दिया। रजिया को जब जानकारी मिली तो उसने बरन के सूबेदार को उसके विरुद्ध अभियान का आदेश दिया। बरन के सूबेदार ने उसको बंदी बनाकर दिल्ली भिजवा दिया, परंतु दिल्ली पहुंचने से पहले ही वह गायब हो गया। रजिया के विरोधी अमीरों को विश्वास हो गया कि सुल्ताना के संकेत पर उसकी हत्या कर दी गई है और रजिया अपने विरोधियों का धीरे धीरे सफाया कर रही है। इसी समय नरवर के शासक यजवपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। दुर्ग रक्षक तुर्क सेना अधिक दिनों तक आक्रमण का सामना नहीं कर पाई। रजिया ने सहायता भेजने के स्थान पर ग्वालियर के दुर्ग को भी खाली करा दिया। तुर्क अमीर इससे भी और ज़्यादा असंतुष्ट हो गए और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सल्तनत छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार सल्तनत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। इन क्षेत्र पर अभी भी जलालुद्दीन मंगबरनी के प्रतिनिधि हसन कारलुक का अधिकार था। मंगोलों के विरुद्ध उसने रजिया से सहायता की अपील की, परंतु रजिया ने इल्तुतमिश नीति का पालन करते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया।
तुर्क अमीरों ने इसे सुल्ताना की सैनिक निर्बलता का प्रतीक माना। इसके साथ साथ रजिया ने जब दरबार में खुले तौर पर एक मर्द सुल्तान की तरह शासन करना शुरू किया, उसके इस रवैये से भी तुर्क अमीर बहुत अधिक नाराज़ हो गए। शुरुआत में जिस समय उन्होंने रजिया का समर्थन किया था, उस समय उनको ये आशा नहीं थी कि रजिया एक सुल्तान की तरह सुल्तान की हैसियत से शासन करेगी। उनको ऐसा लगता था कि रजिया चूँकि एक स्त्री है, वह हमेशा जनान खाने में रहेगी और जनान खाने से ही अपने दिशा निर्देशों का पालन करेगी। और तुर्क अमीरों को ये आशा थी कि वास्तविक शासन सत्ता तो तुर्क अमीरों और दर चालीसा के लोगों के पास ही रहेगी, लेकिन जब रजिया ने एक सुल्तान की तरह दरबार में आकर कुला और कोट पहनकर एक मर्द शासक की तरह व्यवहार करना शुरू किया, तो दर चालीसा और तुर्क अमीरों के आशाओं पर तुषारापात हो गया और उन्होंने रजिया को गद्दी से उतारने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु उनके खिलाफ वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने लगे। इसी प्रकार जमालुद्दीन याकूत नामक एक हबीस अफसी, जिसका सुल्ताना के प्रति अपार स्नेह था और सुल्ताना भी उसके प्रति सॉफ्ट थी, सुल्ताना बनते ही रजिया ने उसे अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया। उसे किसी भी समय सुल्ताना के सम्मुख उपस्थित होने की विशेष सुविधाएं दी गई थी और घुड़सवारी के समय वह प्राय याकूत को ही अपने साथ रखती थी। यहाँ तक कि रजिया को घोड़े पर बिठाने और उतारने में भी याकूत का ही अहम रोल रहता था। इससे उस समय के बड़े वंशानुगत कुलीन तुर्क सरदार अप्रसन्न हो गए और उन्हें याकूत के प्रति सुल्ताना का इस प्रकार का जो लगाव और व्यवहार जो था, उससे उनको चिढ़ हो गई और उनको लगा कि सुल्ताना के संबंध याकूत के साथ ठीक नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियों में रजिया के सुल्तान बनने के 3 वर्ष बाद ही उसे अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। रजिया की नीतियों से स्पष्ट होने लगा कि वह शासन सत्ता अपने हाथों में केंद्रित रखने के लिए प्रयत्नशील है और प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क सरदारों को नियुक्त करके तुर्की अधिकारियों के खिलाफ एक संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रही है। अतः तुर्क सरदारों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए रजिया को पदच्युत करने के लिए ठोस षड्यंत्र रचा, जिसमें लाहौर का सूबेदार कबीर खां अय्याज ने विद्रोह किया, परंतु रजिया ने उसके विद्रोह को कुचल दिया। रजिया ने उसको क्षमा तो किया, परंतु लाहौर का सूबा उसे छीन लिया और केवल मुल्तान का सूबा उसके पास छोड़ा। इस घटना के थोड़े दिन बाद सैफुद्दीन ने भी मुल्तान पर आक्रमण करके अय्याज को खदेड़ दिया। रजिया ने इस वक्त पर अय्याज की कोई सहायता नहीं की। इससे भयभीत होकर तुर्क सरदारों ने संगठित होकर दोबारा षड्यंत्र की योजना बनाई। नई योजना में भटिंडा का सूबेदार अख्तरुद्दीन अल्तुनिया, लाहौर का सूबेदार मलिक इजुद्दीन कबीर खां अय्याज और अमीर हाजिब एतगिन शामिल थे। योजना के अनुसार रजिया को दिल्ली से बाहर निकालना आवश्यक था, क्योंकि षड्यंत्रकारियों को विश्वास था कि दिल्ली की जनता सुल्ताना की समर्थक है और सुल्ताना भी काफ़ी सतर्क है। अतः अल्तुनिया को विद्रोह करने के लिए भेजा गया। योजना अनुसार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से निकली। मार्ग में षड्यंत्रकारियों ने उसे कृपा पात्र याकूत की हत्या कर दी और भटिंडा के निकट रजिया को भी बंदी बना लिया और उसे अल्तुनिया की देखरेख में भटिंडा दुर्ग में भेज दिया गया। इसके तुरंत बाद विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम को गद्दी पर बैठा दिया। बहराम शाह सुल्तान तो बना, परंतु शासन सत्ता पर विद्रोहियों के नेता एतगिन ने कब्जा कर लिया। इसे नायब ममालिकात जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं उभरने लगी और उसने सुल्तान की बहन के साथ विवाह कर लिया और अपने महल पर हाथी और नौबत जैसे शाही सम्मान के चिन्हों का प्रयोग करने लगा।
उसकी निरंकुशता से तंग आकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। एतगिन की मृत्यु से उसका साथी अल्तुनिया निराश हो गया, क्योंकि अब उससे किसी महत्वपूर्ण पद के मिलने की आशा नहीं रही। अतः उसने रजिया के साथ समझौता किया और रजिया को रिहा करके उसके साथ विवाह कर लिया। मिन्हाज कहता है कि रजिया ने अल्तुनिया पर अपना मायाजाल बिछाकर उससे विवाह कर हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास किया। खैर, परिस्थितियां जैसी भी रही हो, दोनों ने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच किया। मलिक इजुद्दीन सलारी और मलिक कराकश जैसे कुछ अमीर भी रजिया के पक्ष में आ गए। सुल्तान बहराम की सेना ने बढ़कर रजिया पर आक्रमण किया। युद्ध में रजिया और अल्तुनिया की हार हुई और वे दोनों वहाँ से भाग निकले, परंतु कैथल के निकट कुछ हिंदू लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार सुल्तान रजिया का अंत हुआ। रजिया के पतन के लिए जो कारण जिम्मेवार कहे जा सकते हैं, उन कारणों में सर्वप्रथम कारण जो माना जाना चाहिए वो है अमीरों का स्वार्थ। रजिया का पतन वास्तव में तुर्क अमीरों की विजय थी। वे रजिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। इल्तुतमिश ने जो चालीसा मंडल बनाया था वह काफ़ी शक्तिशाली था और रजिया ने उसकी शक्ति को कुचलने के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किया था, जिससे वे लोग सशंकित थे। इस युग में स्वामी भक्ति और निष्ठा के स्थान पर अमीरों को अपने स्वार्थों की चिंता थी। वे एक नाम मात्र का शासक चाहते थे ताकि उन्हें मनमाने तरीके से काम करने का अवसर मिले। यही सोचकर उन्होंने एक महिला, एक नारी का समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था रजिया एक शासिका अवश्य रहेगी, लेकिन वह महल में ही रहेगी और पुरुष राजा की तरह बाहर आकर शासन नहीं करेगी। परंतु जब रजिया ने एक पुरुष सुल्तान की तरह शासन करना शुरू किया तो उस समय उन तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर पाला पड़ गया और धीरे धीरे वो सुल्ताना के खिलाफ अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने लगे और याकूत के प्रति रजिया का जो अनुराग था उस अनुराग को उन्होंने भुनाया और रजिया को अनेक प्रकार से कलंकित करने का प्रयास करने लगे, वो उसको बदनाम करने लगे। यद्यपि रजिया का किसी पुरुष के प्रति किसी के प्रति स्नेह रखना या किसी के प्रति आकर्षित होना कोई अपराध नहीं था। यदि वो शासक रहते हुए या अपने शासन सत्ता उन अमीरों के हाथों में सौंप देती तो संभवतः वे रजिया का विरोध नहीं करते, परंतु उनको रजिया को अपदस्थ करने के लिए एक बहाना चाहिए था और वो बहाना उसके नारीत्व के रूप में मिला और उन्होंने रजिया को ये कहकर कि राजा का जो ये व्यवहार है वह एक तुर्क शासक या एक तुर्की शासक का जो व्यवहार है वो उसकी पद और गरिमा और ताज के अनुकूल नहीं है। उसका सबसे बड़ा दोष स्त्री होना ही था। अनेक विद्वान ये कहते हैं कि उसमें अनेक गुण विद्यमान थे, परंतु एल्फिंस्टन भी ऐसा ही कहते हैं कि उसकी विशेषताएं एवं गुण उनको इस कमजोरी से बचाने में अपर्याप्त रहे। वास्तव में उस युग के तुर्क अमीर एक स्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे। इस युग की राजनीति में एक स्त्री के लिए चाहे वह कितनी ही योग्य क्यों न हो, कोई स्थान नहीं था। और जब रजिया ने मर्दाना रवैया अपनाया और परंपरागत पर्दे की प्रथा को त्याग कर मर्दाना लिबास पहनकर दरबार लगाना शुरू किया, जो मुसलमानों की निगाह में एक सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण था। आज भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज की महिलाएं बुर्का पहनकर ही सामान्य स्थानों पर जा सकती है। इतना ही नहीं, वे पुरुषों की भांति जब शिकार करने जाती, अपनी सेना का संचालन स्वयं करने लगी और युद्धों में भाग लेने लगी, तो उसकी हरकतों ने धर्मनिष्ठ कट्टर मुसलमानों और अमीरों को उसका ज़बरदस्त विरोधी बना दिया। इसी प्रकार एबिसिनियन मूल के हबसी याकूत के रजिया के घनिष्ठ संबंधों ने उसके पतन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रजिया एक खूबसूरत युवती थी
और प्रत्येक तुर्क अमीर उससे विवाह करने को लालायत था, परंतु एक गैर तुर्क को अपना स्नेह भाजन बनाकर रजिया ने तुर्क अमीरों की ईर्ष्या को और अधिक भड़का दिया। सुल्ताना बनते ही रजिया ने याकूत को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया। बहुत से विद्वानों का ये मानना है याकूत की पदोन्नति शासन तंत्र पर से तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार को कमजोर बनाने की रजिया की एक नीति का अंग मात्र था। बात यहीं तक सीमित रही होती तो ठीक थी, परंतु जब याकूत को सुल्ताना की सेवा में उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई, दोनों के संबंधों को लेकर अनेक प्रकार की अफवाहें तुर्क अमीरों ने फैलानी शुरू की। याकूत और रजिया के आपसी संबंधों के बारे में यद्यपि इतिहासकार एकमत नहीं है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उसके चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाता है। वह केवल इतना ही लिखता है, याकूत को सुल्ताना की सेवा में उपस्थित रहने की कृपा प्राप्त हो गई थी। हम यहाँ आसानी से ये चीज़ स्वीकार कर सकते हैं कि तुर्क सरदारों के आक्रोश का मुख्य कारण उसका शासन सत्ता पर अधिकार करना और तुर्क अमीरों को धीरे धीरे समाप्त करने की उसकी पॉलिसी नीति जो थी, उसके विरुद्ध ये कार्य थे। इसी प्रकार सुल्ताना बनने के बाद रजिया ने कुछ राजनीतिक घटनाओं के प्रति जिस प्रकार की नीति अपनाई, वह भी उसके पतन का कारण बनी। रणथंभौर और ग्वालियर के दुर्ग को खाली करना उसकी सैनिक कमजोरी के रूप में प्रचारित किया गया। कबीर खां अय्याज ने लाहौर का सूबा छीन लेना और भूतपूर्व वजीर जुनैदी के रिश्तेदार ग्वालियर के दुर्ग छक का अचानक लापता हो जाना, ये सब घटनाएं ऐसी थी जिससे तुर्क सरदार यह सोचने लगे रजिया उन सभी को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटा रही है। अतः उन्होंने संगठित होकर रजिया को गद्दी से हटाने का फैसला किया ताकि अपने स्वार्थों और अधिकारों की रक्षा कर सके। उनके पतन का वास्तविक कारण यही था कि तुर्क अमीर शासन सत्ता अपने हाथों में रखना चाहते थे, जबकि रजिया इसके लिए तैयार नहीं थी। इस प्रकार ताज और अमीर वर्ग के बीच शासन सत्ता पर नियंत्रण को लेकर होने वाली महत्वाकांक्षाएं ही रजिया के पतन का सबसे बड़ा कारण थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।